बता रहा था आप लोग को इंडिया जो है 18th सेंचुरी के अंदर कैसा था, किस तरीके का था, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। मैंने अभी तक आप लोग को जो बैकग्राउंड समझाया जिस भी तरीके का, उस बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मैंने अभी तक आपको बेसिकली जो जो चीज़ें बताई उसके बारे में एक छोटा सा मैं ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, उस डिस्कशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बता दी थी, चलो यहीं पे देख लें। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि यूरोपियंस जो थे भारत के अंदर एंट्री कैसे किए थे। ये पूरा का पूरा टॉपिक मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर होगा कि यूरोपियंस ने भारत में एंट्री कैसे की थी। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में मैंने पूरा बता दिया था। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि पुर्तगीज़ भारत में आए और पुर्तगीज़ भारत में आके कहाँ कहाँ स्टे किए और किस किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी और उनके आपसी संघर्ष किन किन लोगों के बीच में हुए। ठीक है, पुर्तगीज़ के अलावा डच की फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ लगी, किस किस जगह और कैसे वो अंग्रेज़ों को सब सौंप के यहाँ से चले गए। उसके बाद डेन्स के बारे में बता दिया था मैंने आपको और फ्रेंच के बारे में भी बता दिया था। तो ये यूरोपियंस का टॉपिक तो मैंने आपके साथ में ख़त्म कर दिया था। यूरोपियंस के अलावा मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया था कि जो यूरोपियंस के आपसी स्ट्रगल थे, आपसी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम के बारे में भी हम लोग ने बहुत सारे डिस्कशन कर लिए थे। जैसे अंग्रेज़, मेन क्लॉज हमारा जो पूरा का पूरा आता है वो अंग्रेज़ आते हैं। अंग्रेज़ों की भी एक ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग ने अभी बात की थी, लास्ट टॉपिक हमारा ये भी था। तो यहाँ पे जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस में से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यहाँ पे रिमेनिंग थे, ये भी हमको पता था। इंग्लिश बचे थे। इन इंग्लिश के तमाम स्ट्रगल हुए किसके साथ में? इन यूरोपियंस के साथ में, जो पुर्तगीज़, डच, डेन्स और फ्रेंच थे, इनके साथ में इनके स्ट्रगल हुए थे। इन सब स्ट्रगल के बाद में अंग्रेज़ एकमात्र अकेली पावर बचे थे जो सत्ता स्थापित करने के लिए यहाँ पे अपने आप को पूरी तरीके से ये मान रहे थे कि सत्ता स्थापित हम ही करेंगे और उसके लिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। वो सत्ता को स्थापित करने के लिए पहुंच ही रहे थे आगे कि भारत के अंदर एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के पूरे भारत को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना। 18वीं शताब्दी क्या क्या हुआ उस 18वीं शताब्दी के अंदर और कौन कौन सी पावर्स थी जो इंडिपेंडेंट हो गई, अलग हो गई, या मुगलों का क्या क्या रूल था उस 18वीं शताब्दी के अंदर। आज का टॉपिक हमारा यही है, हमको इस टॉपिक को कवर करना है। 18वीं शताब्दी की जब मैं बात करूं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं बात कर रहा हूं 1701 से लेकर 1799 तक की। ये उस इरा की बात है, 1701 से 1799 तक। और इस 1701 से 1799 के बीच में जो जो हुआ इसी की बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इरा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का था। पावर का विघटन हो गया। ठीक है, विघटन का मतलब पावर की डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई। किसमें? पहले ये सिंगल पावर किसके हाथों में थी? मुगलों के हाथों में थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मुगलों के हाथ की पावर को अलग अलग तरीके से कैसे डिक्लाइनेशन हुआ उस तरीके से यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग का ये चैप्टर पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस सब टॉपिक्स पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ 18वीं शताब्दी में। सबसे पहला काम क्या हुआ? मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। इसी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने की वजह से तमाम इंडिपेंडेंट पावर्स बन गई। बंगाल अलग हो गया, ठीक, हैदराबाद अलग हो गया और पंजाब अलग हो गया, मैसूर अलग हो गया। ये तमाम पावर्स डिवाइड हो गई और डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ पे मराठास भी लिखेंगे क्योंकि हम लोग मराठास के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग पावर थी, ये सारी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारी पावर बट गई आपस में इधर उधर। और ये पावर जब बट गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी लेके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज भारत के अंदर पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो गए। ठीक है, लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ा इन पावर के बटने का कारण क्या था? डिक्लाइनेशन ऑफ द मुगल्स। मुगलों का डिक्लाइनेशन हो रहा था। मुगल विघटित होते चले जा रहे थे, ख़त्म होते चले जा रहे थे या कमज़ोर होते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से ये पावर्स अपने आप को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करती चली गई। अभी मैं इन सब की बात करूंगा डिफरेंटली कि कौन कौन सी पावर कब कब डिस्ट्रीब्यूट हुई और किस किस समय में हुई। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वही ग्लिम्स भी दिया था कि बंगाल डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बंगाल को डिस्ट्रीब्यूट कराने वाले व्यक्ति का नाम बताया, बंगाल की कैपिटल बताई और बंगाल कौन सी सन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये भी बताया था।
ठीक है, इसका एक ग्लिम्स देंगे। लेकिन सबसे पहले हम कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स पढ़ ले तो हमको सबसे पहले पता चलता है औरंगजेब की नीतियाँ। ये जो औरंगजेब थे, इन औरंगजेब की मुगलों के अंदर नीतियाँ क्या थीं, जो एक रूलर थे उन रूलर की नीतियाँ क्या थी मुगलों की, जिसकी वजह से मुगलों का विघटन हुआ। मुगलों के बारे में बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मुगल 1526 ईस्वी में भारत के अंदर आए और 1526 से लेके 1857 तक ऑफिशियली भारत के अंदर रहते, ऑफिशियली, ठीक है। लेकिन इनका प्रभाव तो लगभग 18वीं शताब्दी में ही खत्म हो गया। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के बाद में लगभग बक्सर में इनका प्रभाव खत्म हो चुका था, ठीक है। लेकिन हम लोगों को मुगलों को पढ़ना कहाँ से कहाँ तक होता है, 1526 से लेकर कहाँ तक, 1857 तक पढ़ना होता है। प्रभावी मुगल कब तक रहे, 1707 तक रहे, क्योंकि औरंगजेब यहीं तक रहा। औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल शासक आए वो वीक थे, इसलिए मुगल यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो औरंगजेब की क्या पॉलिसीज थी जिसकी वजह से यहाँ पे मुगलों का विघटन हुआ। दूसरा देखेंगे वीक सक्सेसर्स। मैंने बोला ना औरंगजेब तक ही शासक मजबूत थे मुगलों में, उसके बाद में कमज़ोर शासक थे। तो वीक सक्सेसर्स के बारे में देखेंगे। वॉर ऑफ सक्सेशन एक कारण था। वॉर ऑफ सक्सेशन, लड़ाइयाँ, आपसी लड़ाइयाँ। सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी की लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई कि एक मुगल शासक है, उसके दो बेटे हैं, दोनों आपस में इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि सत्ता मुझे मिलनी चाहिए, सत्ता मुझे मिलनी चाहिए। और उत्तराधिकारी का मतलब कि अगला शासक मेरे बाद नियुक्त कौन होगा, ठीक है। अगर मैं शासक हूँ तो मेरे बाद में अगला शासक मेरा कौन सा बेटा नियुक्त होगा, बड़ा बेटा होगा, छोटा होगा, उससे छोटा होगा, या फिर मैं किसी और को बाहर के ज़माने से ला के यहाँ पर नियुक्ति दे दूँ। ये उत्तराधिकारी के लड़ाई कहलाती है, ठीक है। तो ये उत्तराधिकारी कहलाते हैं। वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई। कोर्ट की पॉलिटिक्स। कोर्ट की पॉलिटिक्स क्या है, अब राजा इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनकी जगह पे वहाँ के दीवान होते हैं ना, दरबार में हर किसी दरबार में एक आध दीवान होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कमांडर होता है। कमांडर होते थे उस समय में, जो सिपा सलाहर होते थे, उन्होंने पावर्स अपने हाथों में लेना शुरू कर दिए। इनको हम लोग कहते हैं नॉबल्स। क्या होते हैं ये, नॉबल्स होते हैं। नॉबल्स ये थे, इन्होंने पावर अपने हाथों में ले ली। अब राजा की बातें कोई नहीं सुनता था, किसकी बातें सुनते थे, दीवान या सिपा सलाहर की बातें सुना कर। राजा को मतलब ही नहीं रहता था जनता से, जनता क्या कर रही नहीं कर रही, ये लोग बीच पब्लिक में जाते थे, इन्हीं की बातें लोग सुना करते थे। मिलिट्री की वीकनेस, इनके पास में इतनी मजबूत मिलिट्री भी नहीं बची। अब जब से विदेशी पावर भारत में आने लगी, इनकी मिलिट्री भी कमज़ोर होना शुरू हो गई। कारण जानेंगे क्या हुआ था, फॉरेन इन्वेजन। भारत के अंदर कुछ विदेशी शक्तियों ने भी आक्रमण किए, जिसकी वजह से भारत कमज़ोर हुआ और मुग़ल कमज़ोर हुए, मुग़ल सत्ता पूरी तरीके से हिल गई, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ये 18वीं शताब्दी का जो भारत है, ये कुछ इन चीज़ों पे बात करता है जो हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो यही है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, जैसा कि मैंने बताया। अब ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर से प्रभाव क्या पड़ा, फ़र्क क्या पड़ा, इसकी वजह से हर जगह पे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनना शुरू हो गई। इंडिपेंडेंट किंगडम्स अभी मैंने नाम लिए थे कुछ, बंगाल, मराठा, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, ये सब बताए थे मैंने अभी। तो ये सारी पावर्स इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स हैं ये, क्योंकि मुगल कमज़ोर हुए, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और क्या हुआ 18वीं शताब्दी में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। मुगल कमज़ोर हो गए, ये छोटी छोटी पावर विकसित हो गई, इन छोटी छोटी पावरों को अंग्रेज़ों ने आसानी से दबा दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश एम्पावरमेंट पूरी तरीके से देखने को मिलता है और ब्रिटिश पावर ने भारत के ऊपर अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया। तो आपको 18वीं शताब्दी का ग्लिम्स तो समझ आ गया होगा कम से कम कि 18वीं शताब्दी के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या था। हमें क्या पढ़ना था, मुगलों का डिसइंटीग्रेशन। और मुगलों के डिसइंटीग्रेशन की वजह से हुआ क्या कि भारत के अंदर तमाम इंडिपेंडेंट या रीजनल किंगडम्स बनना शुरू हो गई। क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने अपना प्रभाव या प्रभुत्व जमा लिया और अंग्रेज़ भारत के अंदर रूल करने लगे। तो ये एक क्रोनोलॉजी है जो 18वीं शताब्दी के अंदर आपको बेसिकली देखनी है, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल, अगर मैं देखो ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वजह से इस मैप को दिखाया गया है कि इस मैप के अंदर आपको एक चीज़ दिख रही होगी। इस मैप के अंदर आप लोग को एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो पावर है यहाँ से लेकर
यहाँ तक ये पूरा, मतलब हिंद कुश से लेकर अगर आप चले जाओ कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, हिंद कुश से लेकर कन्याकुमारी तक, ये पूरा का पूरा रीजन किसके कंट्रोल में रहता था? मुगलों के कंट्रोल में रहता था। किसके कंट्रोल में रहता था? मुगलों के कंट्रोल में। इसमें देखो मुगल एम्पायर 1525 में जो था, ये सिर्फ ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो तुम लोग को दिख रही है 1526 में, क्योंकि बाबर ने अटैक किया और सिर्फ इतना रीजन ही बाबर ने कैप्चर किया। कहाँ से शुरू हुआ? इतने से हिस्से से, सिर्फ इतना सा हिस्सा। उसके बाद में धीरे 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 अकबर आया रूल करने, और अकबर ने ये जितना येलो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा, इस पूरे येलो पोर्शन को कैप्चर कर लिया। इतना भारत अकबर के समय में मुगलों के अंडर में था, ठीक है। उसके बाद में रूल करने कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब के समय में ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, दक्कन बोलते हैं जिसको हम लोग, दक्षिण का भारत। दक्षिण का भारत किसी के बस की बात नहीं थी कैप्चर कर लेना। बहुत बड़े बड़े शासकों ने कोशिश करी दक्षिण के भारत को कैप्चर करने की, और आज के समय में भी उत्तर दक्षिण का बहुत बड़ा एक गहरा डिवीजन रहता है। उत्तर वाले दक्षिण वाले से अब अलग क्यों हैं? क्योंकि दक्षिण वाले उत्तर भारत को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। दक्षिण भारत हमेशा बोलता है हम बहुत डेवलप्ड है। केरला लिटरेसी रेट में सबसे सुप्रीम, ठीक है, केरला साउथ में तो है लिटरेसी रेट में, एजुकेशन में सबसे सुप्रीम। डेवलपमेंट देख लो वहाँ का जाके अगर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब जगहें अगर आप देखोगे जाके तो वहाँ पे डेवलपमेंट दिखता है, भुखमरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़ोरों शोरों से होती है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ। और एक तरफ उत्तर भारत में चले आओ, लोग एक दूसरे का गला काट के तक यहाँ पे खाने पीने की कोशिश करते हैं। चोरी, डकैती, लूटमार, मर्डर, रेप, कौन सी घटनाएं नहीं है जो उत्तर भारत में नहीं होती हैं। तो दक्षिण भारत के लोग डेवलप्ड अपने आप को कहते हैं और उत्तर भारत के लोग अपने आप को अंडर डेवलप्ड कहते हैं। कारण क्या? उत्तर भारत के अंदर ये सब समस्याएं हैं और दक्षिण भारत के अंदर समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि दक्षिण भारत ने उत्तर भारत से अपने आप को हमेशा अलग रखा और अलग माना। ये ठीक है। तो वो लोग जो है इस बार बार इसी मत के ऊपर हमेशा मतभेद रखते हैं कि हम लोग सब डेवलप कर करके देते हैं और उत्तर भारत के लोग अंडर डेवलप्ड होने की वजह से भारत की रैंक नीचे करवा देते हैं। हम लोग सही जा रहे हैं, उत्तर भारत के लोग खराब करवा देते हैं। ये उनका मतभेद है हालांकि, लेकिन अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत उत्तर भारत जैसा कोई डिवीज़न ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। ये हमारा एक पूरा संपूर्ण भारत है और भारत के अंदर रहने वाले तमाम अंग, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो मजबूत हो, सबको साथ में लेके ही आगे बढ़ना पड़ता है। दक्षिण भारत के लोग अगर हम बात करें तो ये बात तो भूल जाते हैं कि भारत दक्षिण भारत का अंश है और दक्षिण भारत भारत का अंश है, और दक्षिण भारत का जो रीजन है वो दक्षिण भारत के रीजन के अंडर, दक्षिण भारत के रीजन के अंडर में अगर हम लोग देखें तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो ग्रोथ है, ये किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल क्यों हो पाई? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तभी तो पॉसिबल हो पाई। और आज़ाद कराने वाले लोगों में कौन थे? सब उत्तर भारत के लोग थे, ज़्यादातर, मैक्सिमम कौन थे? उत्तर। तो दक्षिण भारत के लोग ये भी ना भूलें कि अगर उत्तर भारत आज़ादी ना कराता तो दक्षिण भारत होता ही नहीं, इस तरीके से इंडिपेंडेंट ना होता, है ना। तो इस वजह से ये सब चीज़ें आपसी सहमति से ही चलती हैं। कुछ योगदान आप दें, कुछ योगदान हम दें, और दोनों आगे पीछे एक दूसरे को सहारा करते हुए आगे बढ़े। खैर मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। मैं बात कर रहा था आपसे औरंगज़ेब के समय में भारत ये पूरा भी मुगलों के कंट्रोल में आ गया। तो मैं बात करूँ हिंद कुश से लेकर कन्याकुमारी तक, तो यह पूरा का पूरा भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरा का पूरा पूरब से लेकर पश्चिम तक, ये पूरा का पूरा भारत मुगलों के कंट्रोल में है। कब? 1707 ईस्वी की बात कर रहा हूँ मैं। और 1707 से 1757 में कितना फ़र्क है? 50 साल का। 50 साल में पूरी कहानी पलट जाएगी, अभी पूरी कहानी पलट जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कॉजेज़ फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। तो कॉजेज़ के अंदर देखो बेटा, ये
चलो भाई, कॉजेस की बात अगर कर रहे हैं हम लोग तो कॉजेस के अंदर देखेंगे सबसे पहले देखो, पहले तो मैंने बोला कौन जिम्मेदार है, औरंगजेब की पॉलिसीज कुछ जिम्मेदार थी। औरंगजेब की पॉलिसीज को मैं अगर शॉर्ट में आपको समझा दूं थोड़ा बहुत, तो औरंगजेब जो थे वो उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि वो एक कट्टरवादी शासक थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन को प्रमोट करने पे काम करते थे और दूसरे रिलीजन के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ऐसी उनकी छवि है। ठीक है, अब उनके काम क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है, उसके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ हमको बेसिक चीज़ें तो समझनी ज़रूरी हैं। जैसा औरंगजेब की आइडियोलॉजी अकबर की आइडियोलॉजी से एकदम डिफरेंट थी। अकबर क्या करता था, सहिष्णु होने पे बात करता था, टॉलरेंस की बात करता था कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे और बर्दाश्त करने के साथ साथ में सब कॉपरेट करके आगे बढ़ेंगे, ये बात करता था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब सहिष्णु नहीं था, औरंगजेब सेकुलर नहीं था। औरंगजेब के ऊपर एक आरोप ये लगता है कि औरंगजेब सेकुलर नहीं था, और सेकुलर ना होना भारत के अंदर मुगलों के विघटन का कारण बना, क्योंकि भारत के अंदर मेजोरिटी किसकी है, नॉन मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, हिंदूज़ की मेजोरिटी है। और अगर आप हिंदूज़ के साथ में ही अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो आप कितने समय तक शासक रह पाओगे, और अगर आप शासक रह भी गए तो आपकी पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं आगे चल के इस भारत को तोड़ देंगी। वही हुआ, औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी वो सेकुलर ना होने की वजह से ये सब चीज़ें हुई। उसने क्या करा, वापस से जजिया लगा दिया नॉन मुस्लिम के ऊपर। नॉन मुस्लिम जितने भी थे उनके ऊपर जजिया लगा करता था। जब भारत के अंदर मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। जजिया कर जैसे मुसलमानों पे ज़कात लगाता था, ज़कात लगा करता था जिस तरीके से, उसी तरीके से हिंदुओं के ऊपर क्या लगने लगा, जजिया लगने लगा। जजिया वो कर हुआ करता था जो हिंदू दिया करते थे मुग़ल शासकों को। ये कर को वापस आके कुछ मुग़लों ने लगाया, कुछ मुग़लों ने हटाया, लेकिन औरंगज़ेब के समय में ये सब कर नहीं थे। अकबर के समय में ये सारे कर समाप्त हो चुके थे, क्योंकि अकबर कौन था, टॉलरेंट शासक था, उसने इस तरीके की तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। लेकिन औरंगज़ेब ने क्या करा, वापस आके जजिया लगा दिया। तो इस कर को वापस लगा देना यहाँ पे हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी राजपूत आप मान लो, चाहे मराठास मान लो, चाहे जाट मान लो या सिख मान लो, ये सब किसके खिलाफ हो गए, औरंगज़ेब के खिलाफ हो गए। सब किसके खिलाफ हो गए, औरंगज़ेब के खिलाफ हो गए। तो ये वीक इसके होने का एक कारण बना। ठीक है, अपने पूरे रूल के 50 सालों में लगभग इसने 50 साल रूल किया। कितना, 50 साल। अगर मैं ईयर जोड़ूं तो इसने लगभग 1657 से रूल करना शुरू किया और कब तक किया, 1707 तक रूल किया। ठीक है, तो वो कितने साल हो गए, तकरीबन 50 साल हो गए। 1657-58 का काल है और कब तक आया, 1707 तक। तो 1707 तक के रूल के अंदर लगभग 25 साल, 50 सालों में से 25 साल तो इनने कहाँ खर्च कर दिए अपने, देखो यहाँ खर्च कर दिया दक्षिण में। मैंने बोला ना दक्षिण को पूरा कंट्रोल करके कौन लाया था, औरंगजेब तो लाया था। तो इसने अपने 50 सालों में से 25 साल कहाँ खर्च कर दिए, इस दक्षिण भारत में खर्च कर दिए। ठीक है, तो ये 50 साल में से 25 साल इसके यहाँ खराब हो गए। ठीक, उसके बाद में बात करें अगर हम लोग, तो इसने क्या करा, मराठाओं को भी सप्रेस करने का काम करता रहा इन पूरे साल। अगर मराठास को कॉपरेशन लेता रहता, जैसे राजपूतों से कॉपरेशन किसने लिया, अकबर लेता रहता था, तो अकबर की तरह अगर औरंगजेब भी कॉपरेशन लेता तो ये डिक्लाइनेशन का कारण शायद नहीं बन पाता। ठीक है, और लगातार इसकी फाइट होती रही मुग़ल ट्रेजरी के लिए किसी ना किसी तरीके से। ये कोई बड़ा कारण नहीं है, इसके ऊपर नहीं जाना मैं। बेसिकली कारण हमारे पास में क्या है, औरंगजेब की पॉलिसीज जो वो सेकुलर नहीं था, वो एक कारण बना, क्योंकि उसने जजिया कर इस तरीके के टैक्सेस एक्सेस लगाना शुरू कर दिए, ये कारण बना। और उसकी राजपूत, जाट, सिख या फिर मराठास के साथ में अच्छी कोऑपरेशन नहीं थी, उनके साथ में भी कहीं ना कहीं उलझा रहता था फाइट में, ये भी एक कारण बना। ठीक है, तो ये तमाम कारण इस सब में बने। अब देखो, मैं ये बता रहा था आपको वीक सक्सेसर वाला पॉइंट।
ठीक है। वीक सक्सेसर की बात करूं अगर मैं, कि औरंगजेब के भी बाद में जितने भी शासक आए वो वीक सक्सेसर थे, तो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि औरंगजेब के बाद आने वाले शासक इतने ज़्यादा अयोग्य थे कि वो शासक अपने राजकाज को संभाल नहीं पाए। मैंने बताया आपको, पहले भी बताया था कि मुग़ल शासक जो बात किया है औरंगज़ेब के बाद, उनका फोकस रूल के ऊपर नहीं था, उनका फोकस कहाँ रहता था? उनका फोकस अय्याशियों में रहा करता था। दारू पी रहे हैं, ठीक है, और मुजरे देख रहे हैं, या फिर बहुत है मुर्गे लड़ा रहे हैं बाहर जा जाके, ये सब किया करते थे वो लोग, ठीक। जानवरों की लड़ाइयाँ करा लो, ये कर लो, इन सब में दिमाग उलझा रहता था उनका। तो उनका फोकस जनता के ऊपर नहीं था, उनका फोकस राज्य के ऊपर नहीं था, राजकाज पे नहीं था। इसलिए भारत धीरे 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 इनके हाथों से निकलता चला गया। और क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट भारत का बचा इनके हाथ में, ठीक है। यही कारण है, देखो, जो लग्जीरियस लाइफ स्टाइल है, ये वही पूरा का पूरा कारण आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। इनकम्पिटेंट का मतलब यही हो गया कि अयोग्य थे या लेज़ी थे अपने काम को लेके, इसलिए ये लोग इन सब चीज़ों को नहीं संभाल पाए, ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन की बात करूं अगर मैं, वॉर ऑफ सक्सेशन एक बहुत बड़ा कारण था इन लोगों के बीच में। जैसे औरंगज़ेब की डेथ हुई थी, औरंगज़ेब की डेथ के बाद में उसके 3 बेटों के बीच में एक खूनी लड़ाई हुई, जिसमें बहादुर शाह, मोहम्मद आज़म और काम बख्श, 3 बेटे थे किसके? औरंगज़ेब के। और इन तीनों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, जिसके बाद में बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ बहादुर शाह, और गद्दी किसको मिली थी? बहादुर शाह को मिली थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी थी कि आपसी लड़ाई इतनी थी इन लोगों के अंदर, क्योंकि इनके यहाँ राज्याभिषेक नहीं हुआ करता था, जैसा मराठों में होता था, राजपूतों में होता था, सिखों में होता था, राज्याभिषेक नहीं होता था। मतलब पिता जीवित रहते रहते अपने बेटे को सक्सेसर बना देता था कि ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा कुशल बेटा है, मैं इसको सक्सेसर बना देता हूँ, ऐसा हुआ करता था। लेकिन मुगलों में ऐसा नहीं होता था। मुगलों में क्या होता था? पिता की मृत्यु के बाद में डिसाइड करते थे ये लोग कि कौन राजा बनेगा। और वो कैसे डिसाइड होगा? इतने अच्छे तो होते नहीं कि ले भैया तू ले ले रूल, ले भैया तू ले ले रूल। तो क्या होती थी? लड़ाई होती थी, ठीक है, वॉर हुआ करता था। और यही वॉर जिम्मेदार बना फिर इस पूरे के पूरे कारण में। तो वॉर ऑफ सक्सेशन एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। कोर्ट की पॉलिटिक्स जैसे मैंने बताया, ये देखो एक पिक्चर दिख रही होगी तुम लोग को, यही है नोबल्स जिसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। यही राजा के दरबारी, राजा के सिपा सलार, राजा के कमांडर, यही लोग हैं। और ये क्या करना, राजाओं को या रानी को कठपुतली की तरह नचाया करते थे। जैसा ये लोग चाहते थे वैसा ही दरबार के अंदर हुआ करता था, ठीक है। तो ये लोगों ने क्या करा था, मुग़ल कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से अपना जो दबदबा था उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मुग़ल रूलर यहाँ से वीक होना शुरू हो गए थे। तो इन्हीं की बात सुनी जाती थी, इन्हीं की बात मानी जाती थी, ठीक है। तो ये कारण बना इनके पीछे, क्योंकि ये इन्होंने पूरी तरीके से, मैंने जैसे दिखाया कि यही कठपुतली की तरह इनको, राजाओं को नचाया करते थे और जैसा चाहते थे। पब्लिक में कौन रहेगा? नोबल्स रहा करते थे। जनता की बातें नोबल सुना करते थे। तो जनता ने भी कहना शुरू कर दिया राजा से अच्छे तो नोबल्स हैं, है ना, ये हमारी बातें तो सुनते हैं, तो इन्हीं से बातें करो, इन्हीं को अपना राजा बना लो। तो जनता भी वफादार किसकी हो गई? नोबल्स की हो गई। इसलिए नोबल्स की बातें सुनना जनता ने शुरू कर दी और मुग़ल भी फिर इन्हीं की बातें सुना करते थे। ये सारे के सारे देखो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, जो बहादुर शाह से लेकर आप देख सकते हो बहादुर शाह ज़फ़र तक हैं। ये वो रूलर हैं जो औरंगज़ेब के बाद यहाँ पर आए, ठीक है। ये है मोहम्मद शाह, ये वो रूलर है, जैसे मैंने बताया औरंगज़ेब 1658 से लेकर 1707 तक गद्दी पे रहा, लगभग 50 साल गद्दी पे रहा और 25 साल इसने बर्बाद कर दिए अपने, ठीक है। उसके बाद में आज़म शाह की बात करेंगे हम लोग। आज़म शाह सिर्फ 1707 में ही गद्दी पे बैठा था। अब ये 3 बेटों में लड़ाई दिखाई थी मैंने, ठीक है, काम बख्श, बहादुर शाह और ये आज़म शाह। सबसे पहले गद्दी आज़म शाह को मिली, आज़म शाह को मार के गद्दी किसने छीन ली? बहादुर शाह ने। और बहादुर शाह ने फिर रूल किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट शाह था जहांदार शाह, 1 साल जहांदार शाह ने रूल किया। इसके बाद में फ़र्रुख शेर 1319 तक इन्होंने रूल किया। फिर मोहम्मद शाह 1948 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद कोई भी योग्य शासक इसमें नहीं है,
ठीक है। शाह आलम रूल करते रहे इसके बाद आके काफ़ी समय तक, लेकिन वो भी रूल किसी काम का नहीं था, वो सिर्फ बैठे रहे और अंग्रेज़ उनको चलाते रहे। और ये फिर लास्ट में बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम शासक हुए 1837 से 57, यही तो बताया था मैंने, 1526 से शुरू हुआ, 1857 में ख़त्म। तो ये मुग़ल शासक थे पूरी तरीके से, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक, देखो अब ये जो रोल है पूरा का पूरा, सैयद ब्रदर्स कौन थे, किस तरीके से मुग़लों को इन्होंने हैंडल किया, ये सिर्फ और सिर्फ किंग मेकर्स का फॉर्म में आए थे। मैंने जैसे बोला कठपुतली की तरह राजाओं को नचाने वाले, तो ये सैयद ब्रदर्स क्या करते थे, राजा बनाया करते थे। इन सब मुग़लों की बातें और जो भी हैं वो सब डिटेल में करेंगे हम लोग, जब बाद में करेंगे। मिलिट्री वीकनेस, मुग़ल की मिलिट्री वीक थी, इस वजह से मिलिट्री वीकनेस देखने को मिलती है। फॉरेन इन्वेजन, जैसे नादिर शाह एक था, नादिर शाह ने 1739 के अंदर यहाँ पे अटैक किया था, इस वजह से नादिर शाह का अटैक, पर्शिया का शासक था, उसने भारत के ऊपर अटैक किया और भारत को बुरी तरीके से लूटा, जिसकी वजह से मुग़ल की सत्ता या मुग़ल की जो पूरी की पूरी रिसोर्सेज थी वो सब डिक्लाइन होना शुरू हो गई यहाँ से। ठीक है, तो मुग़ल की रिसोर्सेज डिक्लाइन होना यहाँ से शुरू हो गई। ठीक, तो मुग़ल की रिसोर्सेज फॉरेन इन्वेजन से भी कम हुई। 39 में ये नहीं माना, इसके बाद इसका बेटा आया अहमद शाह अब्दाली, 48 और 61, 2 बार उसकी लड़ाइयाँ भारत के अंदर हुई हैं, जिसकी वजह से मुग़ल सत्ता बहुत कमज़ोर होती चली गई। ये डिटेल टॉपिक है, इसको भी मैं डिटेल में बात करूँगा, बाद में आपसे बात करूँगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये एक मैप है और ये इम्पॉर्टेंट मैप है आपके लिए, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखो इसके अंदर जो दिखाया जा रहा है, इसके अंदर वो दिखाया जा रहा है कि मैंने आपको एक मैप अभी दिखाया था, कहाँ हिंद कुश से लेकर कन्याकुमारी तक सब मुग़लों का था, और अभी क्या हुआ है, ये सब डिवीज़न हो चुका है। हर एक जगह पे अलग अलग पावर्स डिवीज़न हो गए और अलग अलग स्ट्रगल चल रहा है। ये सब 18वीं शताब्दी है, इससे बाहर का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ 1701 से 99 तक की ही बातें कर रहा हूँ। तो ये 18वीं शताब्दी की ही बातें हो रही। देखो क्या क्या मेजर हुआ 18वीं शताब्दी के अंदर, ये देखो कुछ ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ये है 1724-25, वैसे तो 1722 माना जाता है, लेकिन 1724-25 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ निज़ाम ने क्या करा था, मुग़लों से अपने आप को अलग कर लिया। निज़ाम ने क्या करा, मुग़लों से अपने आप को, निज़ाम कौन थे, ये हैदराबाद के लोग थे, ये आया, ये सब निज़ामी तो है। निज़ाम कौन थे, हैदराबाद के लोग थे, इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। यहाँ 1768 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हो गई मसूलीपट्टनम ब्रिटिश के साथ में। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश का रीजन भी किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश के हाथों में, यहाँ चला गया। इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इधर देखो अगर तुम, तो 1755 में इधर हैदर अली लगा हुआ है, मैसूर की बात हो रही है, यहाँ पे कहाँ की बात हो रही है, मैसूर की बात हो रही है। फ्रांस की सहायता से हैदर अली इधर मैसूर को मजबूत करता जा रहा है, मुग़लों से अपने आप को अलग कर लिया है और मैसूर को इंडिपेंडेंट करके स्ट्रॉन्ग करता चला। ठीक, इधर की बात हो गई, इधर की बात हो गई। ठीक, बीच के भारत में आए, यहाँ पेशवा हैं, यहाँ भोसले हैं, यहाँ होलकर हैं, यहाँ गायकवाड़ हैं, यहाँ शिंदे हैं, ये सब मराठास हैं। कौन है ये, सब मराठा। पूरे मिडिल भारत के ऊपर रूल किसका हो गया, मराठाओं का हो गया। लेकिन मराठा भी बटे हुए हैं, मराठा एकत्रित होकर रूल नहीं कर रहे हैं। किसी रीजन में गायकवाड़ रूल कर रहे हैं, किसी रीजन में शिंदे कर रहे हैं, किसी में होलकर कर रहे हैं, कहीं पेशवा हैं, कहीं भोसले हैं। ये सब डिवीजन होके इनका रूल हो रहा था, मराठास भी एक नहीं थे। तो ये सब विकटित होके सब किसके हाथों में पहुंच चुके, मराठास में। लेकिन 1761 में क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने, अभी मैंने फॉरेन इन्वेजन दिखाए थे, उसमें नादिर शाह का बेटा है कौन, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने किसको हरा दिया, मराठास को हरा दिया। ठीक है, तो ये मराठास भी कमज़ोर होना शुरू हो गए यहाँ से। तो ये शक्ति भी किसके हाथों में जाएगी, बोलो, अंग्रेज़ों के हाथों में तो जाएगी। जो कमज़ोर हो रहा है भारत में वो शक्ति कौन ले रहा है, अंग्रेज़ ले रहे हैं ना, तुरंत अंग्रेज़ अपने हाथों में ले रहे हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा दिया, ये शक्ति भी उनके हाथों में चलेगी। राजपूत यहाँ पे थे, अपना यहाँ रह रहे थे, लेकिन राजपूतों के ऊपर भी कंट्रोल इस्टेब्लिश अंग्रेज़ों ने करना शुरू कर दिया था। ठीक है, 39 में नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया था। ठीक, अभी बताया था मैंने 39 के अंदर वहाँ पे। तो ये इसने पूरी तरीके से दिल्ली को लूटा, कत्लेआम पूरी तरीके से रोडों के ऊपर मचाया। इसकी भी एक स्टोरी है, बताऊंगा मैं जब ये सब पढ़ाऊंगा। मुग़ल कहाँ कहाँ रह गए, सिर्फ ये मुग़ल बचे, कहाँ रह गए,
सिर्फ ये मुगल बचे। और ये भी बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इसी के बाद में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और इस प्लासी और बक्सर ने क्या करा, यहाँ से भी मुगलों को ख़त्म कर दिया। अवध हो गया, फिर जाट हो गए, आगरा, दिल्ली, पानीपत, ये सब भी धीरे धीरे किसके हाथों में आ गया, अंग्रेज़ों के हाथों में। तो ये मैप क्या दर्शा रहा है, आपको दिखा रहा है, ये वो स्टोरी दिखा रहा है कि इतने पूरे के पूरे समय में क्या हुआ, यहाँ से भारत के हाथ से सत्ता निकलती चली गई और अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। अब भारत के हाथ से सत्ता निकलने का मतलब चाहे वो मुगलों के हाथ से निकले, चाहे वो जाटों के हाथ से निकले, चाहे वो मराठों के हाथ से निकले, चाहे वो सिखों के हाथ से निकले, चाहे निज़ामों के हाथ से निकले, चाहे मैसूर के, निकल तो भारतीयों के हाथ से रही है और जा किसके पास में रही है, अंग्रेज़ों के पास में। ठीक है, इसीलिए 18वीं शताब्दी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहीं से पूरा का पूरा सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। अब ये देखो बेटा, अब ये है आपका जो रीजनल किंगडम्स की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। कौन कौन सी रीजनल किंगडम्स थी, किन्होंने अपने अपने आप को अलग कर लिया। एक तो सबसे पहले बात करेंगे मैं अवध की। अवध ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, बंगाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, हैदराबाद ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। ठीक है, इसके अंदर कुछ नाम और ऐड करूँगा मैं, जैसे पंजाब, जैसे मैसूर, ठीक है, और मराठास, ये पावर और ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, ये वो इंडिपेंडेंट या रीजनल किंगडम्स हो गई जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया था पूरी तरीके से। और किससे स्वतंत्र किया, मुगलों से किया। और कहाँ कहाँ पे लोकेट कर दी, इनकी लोकेशन भी ये सब दे रखी है। ये हैदराबाद का रीजन दे दिया, ये बंगाल का रीजन दे दिया, ये अवध का रीजन दे दिया, पंजाब का रीजन इधर वाला हो गया, और मैसूर ये हो गया, और मराठास कहाँ थे, ये। ठीक है, तो इन्होंने अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। मेरा प्रीवियस क्लास देखोगे तो मैंने ये सब एक्सप्लेन करके रखा है कि कौन सी पावर ने अपने आप को कब कब अलग किया और किस किस की सत्ता में कौन कौन से रूलर ने इनको अलग किया था, और वो रूलर कौन था, कौन सी सन में अलग किया था, और क्या कैपिटल बनाया था इन्होंने। ये सब मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ प्रीवियस क्लास के अंदर। इसके लिए आप लोग जाके लास्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, उस लास्ट क्लास के अंदर मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। ठीक है, तो ये सत्ता आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे स्थापित हुई। यहाँ पे इन्होंने सब ने अपने आप को अलग कर लिया। और ये बात कब की है, ये बात सारी की सारी 1701 से 1799 के ही बीच की है। ठीक है, 1701 से 1799 के ही बीच की है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट करने वाले 1713 में बंगाल थे, और लास्ट में सबसे इंडिपेंडेंट करने वाले 1799 में पंजाब था। ठीक है, तो बंगाल ने 1713 में करा और पंजाब ने 1799 में। और इसके मीनवाइल टाइम में बीच में लोग अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते रहे, वो एक अलग चर्चा है उसके बाद। ठीक, अब देखो ये इंडिपेंडेंट पावर्स के बारे में दिया हुआ है तमाम, अवध के बारे में, बंगाल के बारे में, ये सब मैं कल आपके क्लास में ये सब पढ़ा चुका हूँ, आपको पूरा पढ़ा चुका है। ठीक है, इस सबको आप देखना जाके, सब मैंने अलग से आपको ये सब मैसूर ऐसूर सब पढ़ाया हुआ है। जो आपका क्लास है वो टीचमेंट के ऐप के ऊपर पढ़ा हुआ है, मैंने टीचमेंट के ऐप के ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक, अब ये सब चीज़ें जो हैं आपके किसी काम की है नहीं। हाँ, कुछ वॉर एंड बैटल्स जो हैं अंग्रेज़ों के साथ में हुए, वो बस थोड़े से काम के यहाँ पे, जैसे बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे एक लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एक बैटल है, बैटल ऑफ पानीपत के अलावा हमको क्या कौन कौन से बैटल पढ़ने इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी 1757, और तीसरा बैटल कौन सा पढ़ना है, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये तीन इम्पॉर्टेंट बैटल हैं जो हम लोग को पढ़ना। थर्ड वाला वो तो पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये तीन बैटल हैं जो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है, और इन्हीं बैटल से यहाँ पे सत्ता डिवीजन हो रहा है, सत्ता डिसाइड हो रही है कि कौन सी सत्ता भारत के अंदर रूल करना यहाँ पे शुरू करेगी। ठीक है, तो इस सत्ता का डिसाइड कैसे हुआ, कौन यहाँ पे रूल करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में। अब देखो बात ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाया,
अराइवल ऑफ यूरोपियन, जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत के अंदर यूरोपीय सत्ता आई और यूरोपीय सत्ता ने आके भारत के अंदर रूल अपना करना शुरू कर दिया, रूल इस्टेब्लिश कर दिया अपना। वो तो पढ़ाया मैंने आपको, उससे आपको ये पता चल गया कि कौन कौन यूरोपीय है और भारत के अंदर एक यूरोपीय बचे अंग्रेज़, और उन्होंने अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश किया। अब उस सत्ता को इस्टेब्लिश करने की क्रोनोलॉजी भी आपको पता चल गई, कौन कौन कैसे कैसे आया। ठीक, भारत के अंदर 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा है ये भी आपको पता चल गया कि 18वीं शताब्दी में डिफरेंट पावर्स हैं और कोई भी भारतीय पावर अब इस कैपेबल नहीं है, चाहे वो मराठा हो चाहे वो मुगल हो। ठीक है, कोई भी कैपेबल नहीं है कि भारत के अंदर रूल कर पाए। तो बचा कौन? अंग्रेज़ बचे, जो भारत के बाहर से आए हुए लोग थे, और इन्होंने भारत के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक हम लोग ने अपने टॉपिक्स में पढ़ी। और तीसरी हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी पढ़ा था कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कैसे हुई, भारत के अंदर या ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसे थी। हमको तो ये भी पता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, ये सब टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उन्होंने अपनी कहाँ फैक्ट्री लगाई इसके बारे में पता लग गया। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत के अंदर जो अंग्रेज़ हैं, वो भारत की जो पावर्स हैं उनके साथ में किस तरीके से वॉर के अंदर, युद्ध के अंदर, लड़ाइयों के अंदर या स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते हैं, वो पूरी की पूरी कहानी हमको पढ़नी है। अब मॉडर्न हिस्ट्री आपकी है किसके बारे में? कि अंग्रेज़ों का संघर्ष ही है भारतीयों के साथ में, यही पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है। और ये संघर्ष कहाँ से अब शुरू हो जाता है? यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, कहाँ से शुरू हो जाता है? यहीं से शुरू हो जाता है। वैसे तो बोला जाता है 1739 में जब नादिर शाह ने भारत के ऊपर अटैक किया तो वही सबसे बड़ा कारण बना कि यहाँ से डिसाइड हो चुका था कि भारत के अंदर अब कोई इस काबिल है नहीं कि वो भारत के अंदर रूल को संभाल पाए। अंग्रेज़ बैठे बैठे चुपचाप कोने से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कि अरे नादिर शाह भारी आक्रमण कर रहा है और मुग़ल संभाल नहीं पाए इसको। मुग़ल इतने कैपेबल नहीं है कि ये लोग नादिर शाह के आक्रमण को रोक पाए। हज़ारों लोगों को वो रोडों पे मार के चला गया, दिल्ली के कत्लेआम मचा के गया, लूटपाट करके गया। मुग़ल शासक सिर्फ ऐसे करके बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए, खामोशी। तो अंग्रेज़ ये बात देख नहीं रहे क्या बैठे हुए कि भारत के अंदर तो कोई है ही नहीं, अब क्या करना है? सत्ता को हमको लेना है किसी भी तरीके से, भारत में कोई होना तो चाहिए उसके लिए। बोले ठीक है, सत्ता को लिया जाएगा, किसी भी तरीके से सत्ता को हम लोग ले। अब इस सत्ता को लेने के लिए ये जो टोटल जो संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे, पूरा का पूरा जो क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगी, यही पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री कोई टफ नहीं है समझना, बहुत आसान है समझना, सिर्फ क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ज़्यादातर क्रोनोलॉजी आपको रट चुकी है मेरे ख्याल से। मैंने क्लास में आपको इतना पढ़ा दिया है कि आपको ये पता है यूरोपियंस कौन कौन थे, पता है सबको, एकदम क्लियर है। आपको ये पता है यूरोपीय शक्तियों में से सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन थी? अंग्रेज़ हैं, ये पता है आपको। और उन शक्तिशाली शक्तियों में से 18वीं शताब्दी में उन्होंने कैसे हर एक पावर को अलग अलग करके, एक एक करके पर्टिकुलर टारगेट कर करके और यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब 1739 के अंदर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि भारत के अंदर सत्ता का पूरा इस्टेब्लिशमेंट अंग्रेज़ ही करेंगे और अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाएगा। ये तो इन्होंने कर लिया डिसाइड। ठीक है, लेकिन इन्होंने स्टेप कब लिया? 1757 में, जब इन्हें मौका दिखा, जब ये बंगाल गए, तब इन्होंने डिसाइड किया कि प्लासी सबसे अच्छा मौका है, यहीं से शुरुआत की जाए। और 1757 में इन्होंने एक निर्णायक लड़ाई लड़ी प्लासी की। किससे? बंगाल के गवर्नर के साथ में, या बंगाल के राजा के साथ में, या बंगाल के नवाब के साथ में। और वो कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ में इन्होंने वो लड़ाई लड़ी और सिराजुद्दौला के बाद में सिराजुद्दौला हार गए। सिराजुद्दौला के हारने के बाद में एक नया चैप्टर शुरू हुआ बंगाल के अंदर, वो प्लासी की लड़ाई तक लेके गया। मीर कासिम खींच लाए प्लासी की लड़ाई को, कहाँ तक? बक्सर की लड़ाई तक। और मीर कासिम ने वो लड़ाई मुग़लों के साथ में और अवध के शासकों के साथ में मिलकर लड़ डाली। अब मुग़ल, अवध और बंगाल सब एक साथ मिलके किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे? अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में। और सब मिलके भी हार गए, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता है ये कमज़ोर है। 1939 में नादिर शाह के आक्रमण को नहीं रोक पाए, और आक्रमण तो छोड़ो, लोगों की जान नहीं बचा पाए, अपने देश की खजाने को नहीं बचा पाए, वो क्या बचाएंगे यहाँ अपने अवध को या मुग़लों को? तो क्या हुआ? 1764 में फाइनली अपनी सत्ता को पूरी तरीके से खो दी। और 1764 में प्लासी और बक्सर, जो बक्सर का युद्ध है, उसके बाद में ये निश्चित हो गया, ये डिसाइड हो गया कि भारत के अंदर रूल कौन कर रहा है? अंग्रेज़ कर रहे हैं। 1765 की इलाहाबाद की ट्रीटी और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
ये पूरी की पूरी कहानी अभी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। 1813 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, 53 का चार्टर एक्ट और उसके बाद में 1861 का काउंसिल एक्ट से लेकर 1892-91 के काउंसिल एक्ट तक। उसके बाद में 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और बाद में 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट। ये सब अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई जितनी भी चीज़ें थीं, यही सब क्या है अब इतिहास है। इसके साथ साथ में देखो इतिहास हमेशा पैरेलल चलता है पॉलिटी के। अब जितनी भी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे उसमें पॉलिटी भी मिक्स होती चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट जो मैं बताता जाऊंगा बीच बीच में आपको, हालांकि बताऊंगा मैं आपको हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग्स ही उनकी कि ऐतिहासिक इसमें क्या क्या हुआ, वो आपके पॉलिटी वाले सर बताएंगे कि इसके अंदर क्लॉजेस क्या क्या है, लेकिन मैं क्या बताऊंगा ऐतिहासिक चीज़ें जो उससे रिलेटेड है वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये ऐतिहासिक चीज़ें क्या क्या इसके अंदर हुई उससे रिलेटेड बातें हम लोग करते चले गए। तो यहीं से अब ये कहानी शुरू हो जाती है। अब अगले क्लास में आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाने वाला हूँ, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाने वाला हूँ और ये बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाने वाला हूँ। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई है। कौन सी लड़ाई है? तीसरी लड़ाई है। इससे पहले भी 2 और लड़ाइयाँ हो चुकी हैं मुग़लों के समय में, ठीक है, वो जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोग उसकी बात कर लेंगे। तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है। तो अब प्लासी की लड़ाई कैसे शुरू हुई, प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब हैं वहाँ से लेकर अंग्रेज़ों के गवर्नर तक और क्या क्या कारण इसमें रहे थे जिसकी वजह से प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई या पानीपत हुआ, उन सब चीज़ों का हम लोग एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताना है इन सब के बारे में कि ये देखो अभी कहाँ पे थे हम लोग, ये बताना मुझे आपको। ये बताना अवध है, अवध वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या हुआ, क्योंकि भारत के अंदर कौन बचा है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बची है। तो रीजनल पावर्स के साथ में किसका युद्ध होगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध होगा। तो मुझे बताना आपको अवध वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे बताना आपको बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे बताना आपको हैदराबाद वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे बताना आपको पंजाब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे आपको बताना है मराठास वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे आपको बताना है मैसूर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही बताते 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 आपको पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी एक समय आया, अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया इनको भी। जैसे अभी सारे यूरोपियंस को ख़त्म किया वैसे ही इन्होंने इन सबको भी ख़त्म कर दिया इन सब लड़ाइयों से, और अपना रूल और अपना सिक्का यहाँ से इस्टेब्लिश कर लिया। और उसके बाद में कानूनी कार्रवाइयाँ करना भारत में शुरू कर दी, अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया, अपने रूल बनाना शुरू कर दिए और भारत के ऊपर रूल करना इन्होंने शुरू कर दिया। यही सब हुई कहानी इसके बाद में, ठीक है। तो आज का क्लास रखें यहीं तक, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग का उसके अंदर इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे।